लेकिन मोहन भागवत के बयान को आर्थिक और सामाजिक तराजू में भी तौलने की जरूरत है। क्या भारत जैसे देश में 3 बच्चे पैदा करने की बात कहना तर्कसंगत है? क्योंकि बढ़ती आबादी का मतलब है संसाधनों की कमी, गरीबी और महंगाई। सामाजिक विज्ञान की किताबों में आप जनसंख्या के ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट कई बार पढ़ चुके होंगे, इसलिए हमने भागवत के बयान को सीधे आपकी जेब से जोड़कर दिखाने की कोशिश की है। भारत में एक बच्चे पर सालाना खर्च का अनुमानित चार्ट आपके लिए हमने तैयार किया है। द लॉजिक स्टिक नाम के संगठन ने एक स्टडी की है। इसमें एक बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल तक पालन पोषण की अनुमानित लागत का ब्यौरा दिया गया है। स्टडी में जिन फैक्टर्स को आधार बनाकर 18 साल की आयु तक के एक बच्चे का सालाना अनुमानित खर्च तय किया गया है, उसमें एजुकेशन का खर्च सबसे ज्यादा है। यह करीब 3,48,775 रुपए है। 1,20,000 रुपए मेडिकल खर्च के लिए निर्धारित किया गया है। स्टडी के हिसाब से खाने पीने पर 5,36,000 रुपए सालाना खर्च आता है। सिर्फ इन तीनों को ही जोड़कर देखें तो 10,04,775 का नंबर आता है। यही नहीं, स्टडी के मुताबिक अलग अलग खर्चों को मिलाकर ये लागत 30 लाख रुपए से लेकर 1.2 करोड़ रुपए सालाना तक हो सकती है। शहरों और गांव में परिस्थितियों के मुताबिक ये अलग अलग हो सकती है। स्टडी में ये कहा गया है कि 4 सदस्यों के एक परिवार को सभ्य जीवन स्तर जीने के लिए हर महीने 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की जरूरत है। हालांकि लोकेशन के हिसाब से ये संख्या अलग भी हो सकती है। अब जरा ये आंकड़ा देखकर आप ही अंदाजा लगाइए कि कौन सा व्यक्ति 3 बच्चे पैदा करने के बारे में सोचेगा। कई परिवारों में सालाना आमदनी भी इससे काफी कम होती है। ये तो हुई आपकी जेब और इकोनॉमी की बात। अब इस खबर के राजनीतिक विश्लेषण की फाइल भी आपके लिए जल्दी से खोल देते हैं। देश की आबादी का घटना या बढ़ना नेताओं की बयानबाजी और पॉलिसी शिफ्ट का भी अहम हिस्सा रहा है। यहाँ आंध्र प्रदेश का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि राज्य में चंद्रबाबू नायडू सरकार के आने के बाद जनसंख्या नीति में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया गया। पहले राज्य में 2 से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्ति के निकाय चुनाव लड़ने पर रोक थी। चंद्रबाबू सरकार ने ऐसा कानून लाने की बात कही जिसमें यह प्रावधान होगा कि निकाय चुनाव सिर्फ वही लड़ सकेंगे जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। नायडू ने फैसले के पीछे दक्षिण के राज्यों में बढ़ती बुजुर्गों की आबादी का हवाला दिया। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी आह्वान कर दिया कि 16 बच्चे पैदा करें। इन दोनों बयानों के बाद देश की राजनीति में उत्तर बनाम दक्षिण की बहस भी शुरू हो गई थी। दरअसल जनसंख्या पर दक्षिण के नेताओं की बयानबाजी का कनेक्शन क्षेत्र की लोकसभा सीटों और परिसीमन से जोड़ा गया था। अब भागवत की नसीहत के बाद भी वही लोकसभा सीट वाला कनेक्शन फिर से ट्रेंड कर रहा है। जनसंख्या का सीटों से क्या नाता है, अब इसकी फाइल भी आपके लिए खोलते हैं। इसके पीछे वो मानक है जिसके मुताबिक 10 लाख की आबादी पर एक सांसद का प्रावधान है। जनसंख्या के अनुपात में सीटों का प्रावधान है और इसके लिए परिसीमन के जरिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है, जो 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971 के बाद से देश में जनसंख्या नियंत्रण के कदम उठाए गए, जिन्हें दक्षिण के राज्यों ने सख्ती से लागू किया, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार जारी रही। इसके बाद दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाने का विरोध किया, जिसको लेकर 2 अलग अलग संशोधन हुए और सीटों का परिसीमन 2026 तक टाल दिया गया। लेकिन अगर 2026 में अनुमानित जनसंख्या को आधार बनाकर परिसीमन होगा तो कैसे दक्षिण के राज्यों को लोकसभा सीटों का घाटा हो सकता है, हमने इसकी भी पूरी फाइल आपके लिए तैयार की है। कार्नेजी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के मुताबिक मौजूदा समय में यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, जो परिसीमन के बाद 143 हो जाएंगी, यानी 63 सीटें बढ़ जाएंगी। 40 सीटों वाले बिहार में सीटों की संख्या 79 हो जाएगी। 39 सीटों का फायदा होगा। 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 23 और बढ़कर कुल 52 हो जाएंगी। इससे उलट अगर दक्षिण के राज्यों को देखें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर मौजूदा समय में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जो 54 हो जाएंगी। सिर्फ 12 सीटें ज्यादा होंगी। कर्नाटक की 28 सीटें परिसीमन के बाद 41 हो जाएंगी, महज 13 सीटें बढ़ेंगी। इसके साथ ही तमिलनाडु की 39 से 49 हो जाएंगी, 10 सीटों का फायदा होगा। कुल मिलाकर उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में दक्षिण के राज्यों को सीटों का नुकसान होगा। इसलिए दक्षिण के नेता जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और इसको लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। भागवत के बयान पर धर्मगुरुओं के बीच भी बहस छिड़ गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बयान का समर्थन किया है, तो इत्तेहाद मुस्लिम काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने कहा है कि पहले आबादी मोहन भागवत को बढ़ानी चाहिए।
आपने देखा होगा डायनासोर लुप्त हो गए। आने वाले समय में हम हिंदू जाति भी समाप्त हो जाएंगे और बहुत जल्दी हमें यहाँ पाकिस्तान मिलेगा, बांग्लादेश मिलेगा। इसीलिए हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करना अति आवश्यक है कि बच्चे पैदा होंगे तभी संत बनेंगे, तभी महात्मा बनेंगे। हम भी चाहते हैं बच्चे ज्यादा होंगे और हमारा जो सनातन है, जो हमारा पंथ है, ये भी आगे चलता रहेगा। खाली हमारी जनसंख्या से बोझ नहीं पड़ेगा, बाकी जो गैर हिंदुओं के तो 5-5, 6-6 बच्चे पैदा हो रहे हैं। देश में मुस्लिमों की आबादी को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि आबादी बढ़नी चाहिए। आबादी मोहन भागवत तो बढ़ाए, पहले मोहन भागवत को बढ़ानी चाहिए। इस खबर को भारत की बात के फोकस में रखकर देखना जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या हमेशा से किसी देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों के लिए चिंता का विषय रहा है, लेकिन बढ़ती युवा आबादी को किसी देश की युवा शक्ति के तौर पर भी देखा जाता रहा है। ऐसे में इस पूरे विमर्श को ध्यान में रखते हुए सबसे जरूरी है जनसंख्या और संसाधनों के बीच एक व्यापक संतुलन यानी कि बैलेंस बनाना, यानी जनसंख्या के साथ साथ संसाधनों में भी वृद्धि के विकल्प तलाशना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।